कहानी की शुरुआत में दो बसों को एक रास्ते पर चलते हुए दिखाया जाता है, जिनमें कई छात्राएं सवार होती हैं, जो सभी अपनी कक्षा में जाने के लिए यात्रा कर रही होती हैं। उन्हीं छात्राओं में से एक होती है मित्सुको, एक शांत और सुंदर लड़की जो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में व्यस्त होती है। उसकी सहेलियां उससे कहती हैं, तुम हर समय कुछ न कुछ लिखती रहती हो, आखिर इसका क्या फायदा? जरा देखो, सब मस्ती कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? ये कहते हुए उसकी एक सहेली उसकी नोटबुक छीन लेती है, जिससे उसका पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको जैसे ही पेन उठाने के लिए झुकती है, अचानक कोई तेज गति से आई चीज दोनों बसों और उनमें बैठी लड़कियों को एक झटके में बीच से ही चीर देती है। इस भयानक घटना में सभी लड़कियां दो हिस्सों में बंट जाती हैं। मित्सुको जब पेन उठाकर ऊपर देखती है तो सामने का मंजर देखकर दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि वह झुकी हुई थी। यह बात उसे भीतर तक हिला देती है और डर के मारे वह तुरंत बस से बाहर निकलकर दौड़ने लगती है। यहीं पर दर्शकों को पता चलता है कि यह जानलेवा हमला किसी हथियार से नहीं बल्कि हवा की तेज धार जैसी किसी अदृश्य ताकत से हुआ है, जो अब मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। जैसे ही मित्सुको को यह एहसास होता है, वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाते हुए और तेजी से भागने लगती है। भागते भागते वह आगे कुछ और लड़कियों को देखती है और घबराहट में उन्हें चिल्लाकर कहती है कि जल्दी नीचे झुक जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह रहस्यमयी हवा बाकी लड़कियों को भी बीच से काटती हुई निकल जाती है। हालांकि मित्सुको एक लड़की को किसी तरह बचाने में सफल हो जाती है। तभी उनकी नजर कुछ साइकिल चला रही लड़कियों पर पड़ती है जो कहीं जा रही थी। मित्सुको उन्हें भी चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वह जानलेवा हवा उन पर भी टूट पड़ती है और उनके साथ भी वही दर्दनाक हादसा घटता है। इस अफरा तफरी में वह लड़की भी मारी जाती है जिसे मित्सुको ने थोड़ी देर पहले बचाया था। यह सब देखकर मित्सुको का दिल दहल उठता है और वह घबराकर इधर उधर भागने लगती है। थोड़ी दूर जाकर जब वह एक नदी के किनारे पहुंचती है तो वहां का दृश्य उसे अंदर तक झकझोर देता है। नदी के किनारे पहले से ही ढेर सारी लाशें पड़ी होती हैं, मानो इस भयावह घटना का शिकार बनने वाले और भी बहुत से लोग पहले ही मारे जा चुके हों। जिस अदृश्य ताकत ने अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतारा था, उससे बच निकलने के बाद मित्सुको वहां पड़ी एक मृत लड़की के कपड़े पहन लेती है ताकि अपनी पहचान छुपा सके। इसके बाद अगला दृश्य हमें दिखाता है कि वह चलते चलते एक नए स्कूल में पहुंच जाती है। वहां पहले से ही कई अन्य छात्राएं मौजूद होती हैं, जिनका यूनिफॉर्म मित्सुको के पहने हुए कपड़ों से पूरी तरह अलग होता है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि वह उस स्कूल की छात्रा नहीं है। इसी बीच एक लड़की मित्सुको के पास आती है और बड़ी आत्मीयता से पूछती है, तुम कैसी हो? मित्सुको थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि सामने खड़ी लड़की उसे अपनी पुरानी सबसे करीबी दोस्त जैसी लगती है, लेकिन उसकी उलझन और डर के बीच वह संदेह से पूछती है, क्या तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? दरअसल मित्सुको को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, न समय, न जगह और न ही अपने आसपास की दुनिया। मित्सुको गहरे सदमे में थी और उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। इसी दौरान हमें यह भी एहसास होता है कि मित्सुको और उसकी सबसे अच्छी दोस्त के बीच एक बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। वे एक दूसरे से बेहद करीबी थी। अचानक वहाँ फिर से एक तेज हवा चलने लगती है, जिससे घबरा मित्सुको तुरंत पास की इमारत के भीतर भाग जाती है। उसकी दोस्त, जो अब तक कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, हैरानी से पूछने लगती है, तुम इतनी कांप क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतनी डरी हुई हो? तभी मित्सुको टूटे हुए स्वर में उसे पूरी घटना बता देती है, कैसे अचानक एक तेज अदृश्य हवा का झोंका आया और उसके स्कूल की सभी छात्राओं को एक पल में चीर कर चला गया। उसकी बातों में इतना डर और सच्चाई थी कि उसकी दोस्त भी स्तब्ध रह जाती है। ये सब सुनने के बाद मित्सुको की दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालते हुए कहती है, देखो, ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। उसकी बातों से मित्सुको के दिल को थोड़ी राहत मिलती है और उसे लगने लगता है कि शायद ये सब कुछ बस एक डरावना सपना था। इसके बाद मित्सुको की दोस्त अपने दो और साथियों को बुलाती है और वे मिलकर क्लास छोड़कर बाहर जाने की योजना बनाते हैं। जैसे ही चारों लड़कियां क्लासरूम से बाहर निकलने लगती हैं, तभी उनकी टीचर सामने आ जाती है और उन्हें देख लेती है। हालात को भांपते हुए वे चारों बिना कुछ सोचे तुरंत वहां से दौड़ पड़ती हैं। भागते भागते वे चारों एक झील के किनारे पहुंच जाती हैं। वहां मित्सुको की सबसे करीबी दोस्त अपने दोनों साथियों को उसके अजीब सपने और हाल की घटनाओं के बारे में बताती है। यह सुनकर उन तीनों में से एक लड़की सोच में पड़ जाती है और कहती है, क्यों नहीं हो सकता कि ये सब सच हो, जैसे किसी मिरर वर्ल्ड में हम हों, एक ऐसी दुनिया जो इस दुनिया की उलटी परछाई हो। यह कहते हुए वह झील में एक पत्थर फेंकती है और आगे कहती है, देखो, मैंने यहाँ पत्थर फेंका है, लेकिन अगर यह कोई दूसरी दुनिया है तो हो सकता है वहाँ की मैं ऐसा न कर रही हो। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं होती कि अचानक झील के पानी में हलचल मचती है और उसमें से एक मगरमच्छ बाहर निकलकर सामने आ जाता है, जिससे सबकी सांसें थम जाती हैं। मगरमच्छ झील से निकलते ही अचानक एक लड़की पर हमला कर देता है और उसे निगल जाता है। यह देख बाकी सभी स्तब्ध रह जाती है। तभी बची हुई लड़कियों में से एक गंभीर स्वर में कहती है, मैंने
पहले ही कहा था, इस दुनिया और किसी दूसरी दुनिया के नियम अलग हैं। जो यहाँ हो रहा है जरूरी नहीं कि वहाँ भी वैसा ही हो, और जो वहाँ होता है वो यहाँ नहीं दोहराया जाता। हो सकता है उसे असल में दूसरी दुनिया में मगरमच्छ ने मारा हो, जबकि यहाँ वो सुरक्षित हो। इसी बीच झील के पास उन्हें एक बिस्तर नजर आता है। चारों लड़कियां वहाँ जाती हैं और बिस्तर पर रखे तकिए उठाकर खेलने लगती हैं। कुछ देर के लिए माहौल हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन तभी दूर से दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो इन्हें चुपचाप देख रही होती हैं। उनमें से एक ने शादी का जोड़ा पहन रखा होता है। दरअसल वे दोनों एक दूसरे के साथ विवाह कर चुकी होती हैं। उनमें से एक लड़की अपनी साथी से कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दूसरी दुनिया में कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी किस्मत शायद पहले से तय है, लेकिन उसे बदलने का रास्ता हमारे ही हाथों में है। इसके बाद सभी लड़कियां वापस अपने स्कूल लौट आती हैं और अगला पीरियड अटेंड करने के लिए क्लासरूम में चली जाती है। मित्सुको जब क्लास में बैठती है तो उसकी नजर पास पड़े एक तकिए पर जाती है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकती है, अचानक उसकी टीचर पूरे क्लासरूम में बंदूक से गोलियां चलाने लगती है। मित्सुको जब तक ऊपर देखती है तब तक उसकी पूरी क्लास की छात्राएं मारी जा चुकी होती हैं और वह एक बार फिर अजीब तरह से बच जाती है, जैसे पहले भी अपने किसी डरावने सपने में बच गई थी। उसकी टीचर गुस्से में उसके पास आती है और कहती है, तुमने हिम्मत कैसे की इस क्लास को बंद करने की? तुम्हें भी मरना ही होगा। इसी दौरान अचानक दो और लड़कियां वहां पहुंचती हैं और मित्सुको को बचाकर बाहर ले जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी एक और टीचर प्रकट होती है और उन दोनों लड़कियों की जान ले लेती है। अब जो भी छात्राएं किसी तरह से जिंदा बची होती हैं, वे मित्सुको के साथ मिलकर स्कूल से बाहर भागने लगती हैं, मगर स्कूल की बाकी टीचर्स उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगती हैं, जिससे माहौल पूरी तरह आतंक और भगदड़ में बदल जाता है। फायरिंग के बीच जैसे ही सभी लड़कियां स्कूल से बाहर निकलती हैं, वही रहस्यमयी हवा एक बार फिर हमला करती है और सबको चीर कर रख देती है। इस खौफनाक मंजर में मित्सुको एक बार फिर अकेली बच जाती है। डर और सदमे से वह भागती हुई भीड़-भाड़ वाले इलाके से गुजरती है और आखिरकार एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह कांपती आवाज में सब कुछ बताने लगती है। उसकी बात सुनने के बाद महिला पुलिस अधिकारी थोड़ा उलझन में पड़ जाती है और कहती है, लेकिन तुमने तो स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। इसके बाद वह मित्सुको को एक आईने के सामने खड़ा करती है। मित्सुको जैसे ही खुद को शीशे में देखती है, वह चौंक उठती है। उसका चेहरा, कपड़े और पहचान सब कुछ बदल चुका होता है। अब लोग उसे मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से पहचान रहे होते हैं। यहीं पर खुलासा होता है कि उसकी शादी होने वाली है। वही पुलिस अधिकारी उसे विवाह समारोह के लिए चर्च ले जाती है, जहां रास्ते में लोग उसे बधाई देने लगते हैं। चर्च में पहुंचने पर मित्सुको की सबसे करीबी दोस्त भी वहां मौजूद होती है। घबराई हुई मित्सुको उसकी ओर जाती है और गहरे तनाव में पूछती है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? उसकी आंखों में डर, उलझन और असमर्थता साफ दिखाई देती है। तभी उसकी सबसे करीबी दोस्त धीरे से उसके कान में कहती है, अभी कुछ मत बोलो, हम किसी और की मर्जी से कंट्रोल हो रहे हैं, बस वही करो जो मैं कहती हूँ। फिर वह मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनने में मदद करती है और शादी की रस्मों के लिए आगे बढ़ने को कहती है। जैसे ही मित्सुको शादी की ओर बढ़ती है, वहां मौजूद बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। उनकी हंसी में तंज और क्रूरता साफ झलकती है। ये सब देखकर उसकी दोस्त का गुस्सा फूट पड़ता है और वह एक एक कर उन लड़कियों पर हमला कर देती है। इस बीच मित्सुको जब वेडिंग वेन्यू के पास पहुंचती है तो उसे वहां दूल्हे की जगह एक ताबूत रखा नजर आता है। जैसे ही वह ताबूत खोला जाता है, उसमें से एक विशालकाय सूअर बाहर निकल आता है। ये नजारा देख मित्सुको दहशत में आ जाती है और खुद को बचाने के लिए पास पड़ी टूटी बोतल से उस पर वार कर देती है। इसके तुरंत बाद मित्सुको और उसकी दोस्त मिलकर चर्च से भाग निकलती हैं। बाहर निकलने पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की दोस्त उन दोनों को खत्म कर देती है और दोनों वहां से फरार हो जाती हैं। भागते भागते मित्सुको अलग रास्ते पर चली जाती है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि उसके साथ कुछ बेहद अजीब और गलत हो रहा है। आगे बढ़ते हुए जब वह एक और शीशे के सामने आती है तो खुद को फिर से किसी और रूप में पाती है। उसकी पहचान एक बार फिर पूरी तरह से बदल चुकी होती है और अब वह एक बिल्कुल नई जगह पर होती है। उसी समय मित्सुको खुद को एक रेस के ट्रैक पर पाती है, जहाँ कोई दौड़ चल रही होती है। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं, तुम इतनी अच्छी रनर हो, फिर दौड़ क्यों नहीं रही हो? उनकी बात सुनकर मित्सुको दौड़ना शुरू करती है और जैसे ही वह दौड़ती है, उसे महसूस होता है कि उसके अंदर अचानक एक नई ऊर्जा आ गई है। वह जीतने की पूरी कोशिश करती है और दौड़ के दौरान उसे अपने वे दोस्त भी दिखते हैं जो पहले स्कूल में मारे जा चुके थे। उसी वक्त उसकी सबसे करीबी दोस्त भी वहां आ जाती है। दोनों यह नोटिस करती हैं कि चर्च में जिन लोगों ने उन्हें रोका था, वही रहस्यमयी औरतें और सुअर जैसी आकृति अब इनकी ओर बढ़ रहे हैं। दौड़ के दौरान कुछ लड़कियां मित्सुको से कहती हैं, तुम्हें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, यही एक रास्ता है। मित्सुको
दौड़ते दौड़ते एक अंधेरे सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जहां कुछ छात्राएं खड़ी होती हैं जिन्होंने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है। वे लड़कियां मित्सुको को घेर लेती हैं और कहती हैं, हम सब मर चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां पहुंचती है और उनमें से एक लड़की को मार गिराती है। फिर मित्सुको का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाती है, जान बचाते हुए। मित्सुको की सबसे करीबी दोस्त उससे बार बार आग्रह करती है कि वह जोर से अपना नाम पुकारे। जैसे ही मित्सुको अपना नाम तेज आवाज में दोहराने लगती है, वह अपने असली रूप में लौट आती है। उसकी दोस्त भावुक होकर उसे अपना हाथ दिखाती है और कहती है, कृपया मेरे हाथ में लगी इस वायर को बाहर निकाल दो ताकि मैं इस दुनिया से आजाद हो सकूं। मित्सुको के दिल में डर होता है। उसे लगता है कि अगर उसने वह तार खींच दी तो उसकी दोस्त की जान जा सकती है। लेकिन दोस्त के बार बार कहने पर मित्सुको भारी मन से तार खींच देती है। तार निकलते ही उसकी दोस्त का शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है। उसी पल मित्सुको को एक रहस्यमय दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे से बाहर निकलते ही वह खुद को एक नई अजनबी दुनिया में पाती है, इंसानों की दुनिया में। वहाँ उसकी तस्वीरों वाले पोस्टर लगे होते हैं जिन्हें कुछ लड़के देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का मित्सुको के पास आता है और कहता है, तुम भविष्य में हो। यह सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब वह होश में आती है, आगे बढ़ते हुए मित्सुको की नजर एक वृद्ध पुरुष पर पड़ती है जो किसी वीडियो गेम में खोया हुआ था। उसकी स्क्रीन पर वही अवतार दिख रहा था जो इस समय मित्सुको खुद थी। जैसे ही मित्सुको पास जाती है, वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, यह गेम मैंने ही बनाया है। मैं ही वह हूँ जो तुम जैसे पात्रों को संचालित करता है। तुम असल में पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारे डीएनए से मैंने तुम्हें फिर से रचा है। यह सुनते ही मित्सुको के भीतर एक झटका सा लगता है। उसे एहसास होता है कि वह असल में एक वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है, एक खेल की कैद में। वह सोचती है शायद अभी भी वापसी की कोई राह हो सकती है। तभी एक अजनबी व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता है और उसे अपने पास बुलाने लगता है। इसी बीच वह वृद्ध व्यक्ति मित्सुको से कहता है कि उसे अंतिम स्तर पूरा करना होगा। मित्सुको चल पड़ती है, लेकिन तभी उसे अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आती है, अगर इस दुनिया में तुम कुछ ऐसा कर सको जो असली दुनिया में असंभव हो तो तुम खुद को इस जाल से आजाद कर सकोगी। यह याद आते ही मित्सुको बिना हिचकिचाए उस आदमी की गर्दन दबोच लेती है और दृढ़ स्वर में कहती है, अब और नहीं, हमारा खेल बंद करो। इसके बाद मित्सुको वह बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और उसे अपने पेट में गाड़ देती है, एक निर्णायक कदम जो इस आभासी दुनिया की जंजीरों को तोड़ सकता है। मित्सुको की इस हैरान कर देने वाली हरकत के चलते उसकी जान चली जाती है। यह फैसला इतना अप्रत्याशित था कि वह वृद्ध गेम क्रिएटर भी स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मित्सुको ऐसा भी कर सकती है। इसी मोड़ पर मित्सुको की किस्मत एक नया रास्ता अख्तियार करती है। गेम की दुनिया में उसका सफर खत्म हो चुका था, लेकिन असली दुनिया में उसकी सांसें अब भी चल रही थी। आगे के दृश्य में दिखाया जाता है कि मित्सुको जैसे कई और पात्र जो कभी इस वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा थे, किसी न किसी तरीके से खुद को खत्म कर लेते हैं और इस तरह वे सभी उस गेम से बाहर हो जाते हैं हमेशा के लिए। कहानी अपने अंतिम दृश्य की ओर बढ़ती है जहां मित्सुको एक बर्फीले मैदान में पड़ी हुई दिखाई देती है। अब वह पूरी तरह से अपने वास्तविक जीवन में लौट चुकी थी और इसी के साथ ये थ्रिल और सस्पेंस से भरी दिमाग को झकझोर देने वाली कहानी समाप्त होती है।